morning students, welcome back to TSN class 7th chapter 8 science session. So till now we have done 8.2. Now we will start with 8.3, air expands on heating. Air expand on heating is air will expand when we heat the air or the surrounding. Now we will do activity which is 8.5. Take a boiling tube, stretch a balloon tightly over the neck of the tube. You can use a tape to make it tight. Pour some hot water in the beaker, insert the boiling tube with the balloon in the hot water. Now what you have to do, first you have to take a boiling tube. After that you have to put a balloon on the mouth of it, if you as shown in figure 8.6, and you have to tie it with the tape if it is loose. Then you have to put it inside a bowl or a beaker with hot water. हमें क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, उसके ऊपर बलून को फिट करना है उसके माउथ पे, और उसके बाद हमें उसे एक बीकर में रखना है जिसमें होगा गर्म पानी. ऑब्जर्व फॉर 2 to 3 minutes फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ द बलून. 2 से 3 मिनट तक यू हैव टू वेट. देखना है कि उस बलून का शेप चेंज होता है या नहीं होता है. टेक द ट्यूब आउट एंड लेट इट कूल डाउन इन द रूम टेम्परेचर. उसको बाहर निकालना है, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखना है. Let it cool down to the room temperature. Take some ice cold water in another beaker and place the tube into the balloon with the balloon into the cold water for 2 to 3 minutes. The same thing you have to do with the cold water. ठंडे पानी के साथ हमें सेम चीज़ करनी है और उसे 2-3 मिनट तक ऑब्जर्व करना है. Observe the changes in the shape of the balloon. Think and try to answer. What happens? What makes the balloon flat? Inflated with the boiling tube in place is placed in hot water. जब पानी के अंदर डालेंगे तो इन्फ्लेट क्यों हो जाती है वो, जब फूल क्यों जाती है. और सेम चीज़ होती है तो डिफ्लेट क्यों हो रही है. डिफ्लेट मतलब उसमें से सारी हवा निकल क्यों रही है बलून में से. व्हाट इज़ द रीज़न? कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट द एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग. फर्स्ट जो हमने देखा था बॉइलिंग वाटर में, हम उससे ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जैसे ही हम गर्म एनवायरनमेंट में या हॉट एनवायरनमेंट में रखेंगे तो एयर क्या दूर दूर जाने लगती है. इसलिए वो बलून जो एयर ट्यूब में थी वो बलून में जाने लगती है, वो फैलने लगती है. और सेम चीज़ कोल्ड वाटर में होती है, एयर सिकुड़ने लगती है. एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और इसी वजह से वो डिफ्लेट हो जाता है बलून जब हम उसे कोल्ड वाटर में रखते हैं. कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स इन द एयर, what happens to the air in the boiling tube when it cool down. जैसे कि मैंने बताया cool down में होगा तो क्या होगा. Now we are at chapter 84. The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. ये आपको hot air के लिए कैसे hot air को understand करने के लिए थोड़ा और help करेगी. Now what you have to do, you have to take 2 poly bags और paper bags. उसके बाद आपको क्या करना है, या पेपर कप्स लेना है. उसके बाद उस पर आपको दोनों के उसका जो एंड है वहाँ पे धागे बांधने हैं. उसके बाद आपको एक स्टिक पे या जैसे कि मैंने बताया स्ट्राइप पे उसको बांधना है. और बीच में से आपको एक और धागा लेना है, एक थ्रेड लेनी है, विच यू हैव टू बैलेंस इट विद द थ्रेड. जैसे कि सब्जी वाली होती है तो उसके पास जो भी मेजरिंग के लिए वो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें यही होता है कि चीज़ें दोनों साइड होती हैं और मेजर करने के लिए या उसको बैलेंस करता है वो एक थ्रेड पे. Now you can see the same thing in the figure 8.7. Now what you have to do, you have to put a flame or a candle at one end of the or the, below one paper cup. एक साइड जो पेपर कप है उस साइड आपको उसके नीचे कोई फ्लेम या कैंडल रखनी है. Now what you can see is एक साइड का जो बलून है वो ऊपर की साइड जाने लगेगा. जिस साइड आप नीचे फ्लेम जलाएंगे उस साइड से वो बलून ऊपर उठने लगेगा, दूसरी साइड से नीचे. जब हमने कुछ भी नहीं लगाया था तब वो चीज़ बिल्कुल बैलेंस थी, तब वो स्ट्रिंग बिल्कुल बैलेंस थी. और जैसे ही हमने उसके नीचे एक फ्लेम लगाया या कैंडल लगाई उसमें जो एयर थी वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगी. और जो दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम देखा जाए तो अगर हम लोग गर्म करते हैं कहीं पर भी एयर के आसपास की सराउंडिंग को तो जो एयर होती है वो ऑब्वियसली वार्म हो जाती है. और अगर गर्म हवा है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगती है और जो ठंडी हवा है नीचे की तरफ आने लगती है. गर्म हवा जैसे ही वो हवा गर्म हुई वो हल्की होती जाती है. टेक 2 paper bags or an empty paper cup on the same size. Hang the 2 bags in the inverted position on the end
on the two end of the metal or a wooden stick. Tie a piece of thread in the middle of the stick. Hold the stick by the thread as in balance. आपको उसको स्टिक को बैलेंस इस तरीके से थ्रेड पे बांधना है कि वो स्टिक बैलेंस रहे. Put a burning candle below one of the bag as shown in figure. Observe what happens. Why is the balance of the bag disturbed? Does the activity indicate that warmer air rises up and the warm air rises up and pushes the bag above the candle? जैसे कि हमने बताया, क्या आपको लगता है कि वो जो गर्म हवा जो गर्म हो गई थी वो राइज हो गई है, वो ऊपर चली गई है, और ऊपर जाने की वजह से जो कप है, कप के अंदर गर्म हवा भर गई और वो लाइट होता गया, इसी तरीके से वो कप भी ऊपर आता गया. Does the disturbance of the balance suggest that the warmer air is lighter than the colder air? क्या ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि जो वार्म एयर है वो एक्चुअली लाइट होती है कोल्ड एयर से? कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप? अब आपको समझ में आए, आप लोग घर में भी देखते होंगे जब भी आग जलती है तो कभी भी हवा वहाँ ही नहीं रहती, या जो स्मोक होता है या जो एयर होती है वो वहाँ नहीं रहती, जबकि वो ऊपर की तरफ जाने लगती है. हमेशा जो एयर होती है, हम कुछ भी जलाएंगे कुछ भी करेंगे तो वो ऊपर की साइड जाने लगती है. ये चीज़ आप नोटिस करेंगे, आप जब खाना बनाते हैं तो उसकी जो भाप होती है वो भी ऊपर की साइड जाने लगती है हमेशा. ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस. दूसरी चीज़ ये कि जब वो जो हमने पुरानी वाली एक्टिविटी करी थी, इससे पहले जो एक्टिविटी करी थी उसमें हमने ये देखा था कि जो गर्म हवा है वो एक्सपैंड होती है और ठंडी हवा डिफ्लेक्ट होती है. वही सेम चीज़ होती है, जो वार्मर एयर होता है वो लाइटर होता है और कोल्डर एयर से. दिस इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज़ अप. इन नेचर देर आर सेवरल सिचुएशंस वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस, द एयर प्रेशर एट द प्लेसेस इज़ लोअर्ड. ये चीज़ हमने नेचर में कई बार देखी होगी, जहाँ पे गर्म हवा है या कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे गर्म हवा है, वहाँ पे प्रेशर एक्चुअली लो रहता है. द कोल्डर एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेज इन. अब वहाँ पे प्रेशर, अब हर चीज़ पता है, हमने ये चीज़ कल पिछले सेशन में डिस्कस करी थी कि जहाँ पे प्रेशर कम होता है और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर ट्रांसफ़र होती रहती है. अब यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर है, एयर है, जैसे ही हमने यहाँ पे उसको हीट किया, एयर ऊपर गई, ऊपर जाएगी तो यहाँ का प्रेशर कम होता जाएगा. जैसे ही यहाँ का प्रेशर कम होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर जाने लगती है. बहुत ईजी चीज़ है, अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी. द एयर प्रेशर एट द प्लेसेस इज लोअर. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेज इन टू फिल इट्स स्पेस. It set up convection in air as you learned in chapter 4. Chapter 4 में भी आपने सेम चीज़ पढ़ी होगी. Now we'll start a new topic which is 8.4, wind currents and generated due to uneven heating on earth. अब जो विंड करंट है, जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं या ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि विंड करंट्स क्या होते हैं, विंड का आना जाना, करंट्स मतलब उसका फ्लो. दीज सिचुएशंस आर जहाँ पे विंड करंट जनरेट होता है हीटिंग की वजह से या अनइवन हीटिंग की वजह से. अनइवन मतलब अर्थ पे कुछ ऐसा स्पेस होता है, अर्थ पूरा एक राउंड हमारे पास सर्कल है, उसमें कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ती है और कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है. तो उसी वजह से कुछ जो एयर होती है उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है और उसी की वजह से प्रेशर में भी डिफरेंस आता है. जहाँ पे एयर ज़्यादा होगी वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा. You might have learned in geography that region close to the equator gets maximum heat from the sun. The air in these regions get warmer. जैसे कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो इक्वेटर है, पूरा अर्थ का जो सेंटर में एक लाइन होती है वो होती है इक्वेटर. उस लाइन के आसपास टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा हीट वहीं पर ही रहती है. The air in these regions get warmer. जैसे कि मैंने बोला, उसकी जो एयर होती है वहाँ पे गर्म हो जाती है. The warm air rises and the cooler air from the region in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. अब ये चीज़ है, जो एयर है 0 से 30 तक ऊपर और नीचे दोनों साइड जो होती है वहाँ से एयर बहुत ज़्यादा गर्म होती है इक्वेटर पे. These winds blow from the north to the south
नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब वहाँ गर्म हवा हो गई, वहाँ से वो हवा एक्चुअली ऊपर उठने लगती है और वो कहाँ जाती है, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ। वो गर्म हवा जब जाएगी तो वहाँ पे बनेगा प्रेशर लो, वहाँ पे प्रेशर हो जाएगा लो। एट द पोल्स द एयर इज कूलर देन दैट एट द एल्टीट्यूड अबव अबाउट 30 डिग्री 60 डिग्री के आसपास जो भी लैटिट्यूड्स है वहाँ पे टेम्परेचर एक्चुअली में ठंडा रहता है। तो वहाँ से ठंडी हवा लो, जैसे वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है कूलर एरिया पे, और जो इक्वेटर है जहाँ पे एक्चुअली में प्रेशर कम है, तो जो कूलर एरिया है वहाँ से प्रेशर ज़्यादा से लो प्रेशर की तरफ एयर मूव करने लगती है। The warmer air at its latitude rises up and the cold wind from the polar regions rises in to take its position। जैसे कि मैंने बताया एक दूसरे की पोजीशन एक्सचेंज होती है उन दोनों में। इन दिस वे द विंड सर्कुलेट्स इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड एज शोन इन फिगर 8.4। अब अगर 8.4 आप देख पा रहे हैं फिगर, तो उसमें से देखेंगे कि इक्वेटर के पास आती है, क्योंकि वहाँ गर्म हवा होती है तो इक्वेटर के पास आती है, और पोल्स से भी जो एयर है वो बीच की साइड आने लगती है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर लो होता है। The winds would have flown in the north-south direction from north to the south or from south to the north। जैसे कि हमने बताया कि जो विंड है वो फ्लो होती है या तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो वो मे बी वो नॉर्थ से साउथ हो सकती है, साउथ से नॉर्थ हो सकती है। इन चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब ये जो जैसा मैं बता रही हूँ कि चेंज हो रहा है या साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ हो रहा है, तो वो इस वजह से उसका बेसिक रीज़न होता है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ किस तरीके से रोटेट करी है उस पर डिपेंड करेगा कि साउथ टू नॉर्थ एयर आएगी या नॉर्थ टू साउथ। जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज़ बी अनइवन हीटिंग ऑन लैंड एंड वाटर। अभी हमने ये देखा कि लैंड में ही अनइवन हीटिंग होती है, अब हम देखेंगे कि लैंड और वाटर में कैसे होती है। इफ़ यू हैव लर्नड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4, आपने जब चैप्टर 4 पढ़ा होगा तो उसमें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आता है। इन समर्स नियर द इक्वेटर the land warm up faster and most of the area the temperature of the land is higher than that of the water। इक्वेटर के पास जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो लैंड एरिया है वो जल्दी वार्म अप हो जाएगा और उसका टेम्परेचर हाई रहेगा। और वाटर टाइम लेता है, वाटर टेक्स सम टाइम टू गेट वार्मर टू हाई इट्स टेम्परेचर, इट रिक्वायर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। The air over the land gets heater and rises up. The air on the land, land gets heat faster, or the temperature of the land rises up very easily, very fast. At that time, the air from above the land will rise up, and it will result into the lowering the pressure, the air pressure on land। लैंड के ऊपर जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाएगा जस्ट बिकॉज एयर ऊपर जा रही है, तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटर एंड राइजेज अप, दिस कॉजेज विंड टू फ्लो फ्रॉम ओशन टुवर्ड्स द लैंड। अब यहाँ पे एरिया खाली हो गया, एयर तो ऊपर चली गई, यहाँ का एरिया खाली हो गया तो प्रेशर कम हो गया। जो यहाँ पे वाटर है, वाटर का टेम्परेचर अभी ज़्यादा हाई नहीं हुआ है एज़ कम्पेयर टू लैंड, तो उसका जो एयर होगी वो हैवी होगी। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम ये चीज़ इमेजिनरी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे एयर नहीं है क्योंकि एयर यहाँ चली गई, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बट इट्स जस्ट अ फ्रेज। तो जो भारी वाली एयर है, जो कोल्डर एयर है, वो यहाँ पे आ जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्प्टी स्पेस। दीज आर मानसून विंड्स, इससे ही मानसून विंड्स कहते हैं। जो वाटर लैंड से, जो ओशन से लैंड तक एयर आती है गर्मियों में, उससे बोलते हैं मानसून विंड्स, और उसी की वजह से मेजरली बारिश होती है बाद में। इन विंटर्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लोज गेट रिवर्स्ड। विंटर्स में क्या होता है, विंड का जो फ्लो होता है वो रिवर्स हो जाता है। विंटर्स में जो पानी होता है वो थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है और लैंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। उसी की वजह से जो ओशन के ऊपर का हवा है वो थोड़ी लाइट होती है और ऊपर की तरफ जाती रहती है, और जो लैंड की एयर है वो ठंडी होती है तो वो ओशन की तरफ जाती रहती है। द विंड फ्रॉम द ओशन कैरीज वाटर एंड ब्रिंग रेन। जैसे कि मैंने बताया, जब गर्मियों में ओशन से पानी लैंड की तरफ जब एयर आती है तो वो अपने साथ वाटर लेके आती है, और दैट इज़ द रीज़न रेन अकर्स। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। अगर आपने वाटर साइकिल EVS में पढ़ी होगी तो ये पूरी सिस्टम उसमें दिया हुआ है
कि वाटर साइकिल में ये स्टेप एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन. द मानसून विंड्स जो समर्स में मैंने बताया, समर्स में जो मानसून विंड्स आती हैं वो एक्चुअली में वाटर कैरी करती है और उसी की वजह से होती है रेन. Cloud brings rain and give us happiness. Clouds, obviously everybody loves clouds. So clouds bring rain and give us happiness. Farmer in our country depend mainly on the rain from their harvest. There are many folk songs associated with clouds and rain. Sing and enjoy with your friends. If you know such a song, here is one for you. तो जैसे कि फार्मर डिपेंडेंट होते हैं मेजरली रेन पे अपने हार्वेस्ट, अपनी क्रॉप्स के लिए, और हमें भी बारिश बहुत पसंद है. आप लोग भी अपनी जब बारिश आती होगी मानसून में तब आप लोग डांस करते होंगे रेन में, तब आप ऐसा कुछ गाना गाते होंगे. सो ट्राई इट ऑन, एन्जॉय योर लाइफ. यहाँ पे एक सॉन्ग दिया हुआ है, यू शुड रीड इट. नाउ वी आर एट द चैप्टर पेज नंबर 86 right inside. However, it is not always a happy ending. हमेशा rain will not result into happy ending. Rain often create problems. Can you list some of the problems? Rain usually कुछ problems भी create करती है. क्या आप कुछ बता सकते हैं कि आपने आसपास कभी ऐसा देखा हो कि rain से कुछ problem हुई हो? Can you discuss the causes and solution of the problem with your teachers and parents? In nature itself, there are certain situations that are sometimes create disasters and pose threat to human, animals and plants. कुछ ऐसे situations हो जाती है, कुछ ऐसी problems होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा disaster create कर देती है और काफ़ी ज़्यादा problem create कर देती है animals के लिए, plants के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए. जब air या wind बहुत ज़्यादा extent में आने लगती है तो वो हमारे लिए disaster होती है. So now in the next session we will study about thunderstorms and cyclones. Thunderstorm मतलब बिजली चमकना and all, and cyclone means जहाँ पे बारिश और हवा का combination होता है वो disastrous होता है, इसलिए उसे these both are a disaster. So we'll start this new topic in the next session. Have a nice day. Thank you, and do your work properly. I've sent you some notes also. Have a look. Thank you. Have a nice day.